और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। यार अभी तक आप लोग देखे होंगे लेक्चर नंबर 9 तक, है ना। इसके पहले तक कोई वही फैशन वगैरह कुछ अलग था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट नीचे पड़े हुए थे कि भैया ट्रिमर भी करवा लीजिए, है ना, ट्रिम करवा लीजिए। तो मुझे लगा मैं कुछ करवा ही लेता हूँ। और ये जो लुक ऊपर वाला रखा हूँ ना, ये किसी बहुत बड़े एक स्टार का है, ठीक है। वो बहुत ही बड़े लेवल के, बड़े नहीं, एक बड़े से बड़े लेवल के हैं, ठीक है। तो मैं उनका तो समझो, मैं मतलब उनको बहुत मानता हूँ, उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ और उनकी बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो एक चीज़ ये है, अब आप लोग गेस करके बताओ वो बड़े स्टार सेलिब्रिटी, है ना, जो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के हैं, वो कौन है, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं, वो कोई नायक और नायिका नहीं है, ठीक है। वो कोई ये मूवी वाले, है ना, हीरो वगैरह नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन। मानव जनन में लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है, सॉरी युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। हमने देखा था कि एक किसकी कोशिका होती है, बता दूं, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, भूल गए होगे। ये होता है अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका के बाहर लेयर किसकी होती है, जोना पेलोसुडा की, ठीक है। सबसे बाहर लेयर किसकी होती है, कोरोना रेडिएटा की, ये वाली लेयर कोरोना रेडिएटा। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है। फिर जब जो स्पर्म होता है वो जब अंदर से प्रवेश करता है चीड़ फाड़ के क्रोमोसोम से, तो यहाँ जब अंदर जाता है तो जो सेकेंडरी oocyte रहता है, इसके अंदर कौन सा सेल रहता है, मैंने आपको बताया था ना, कौन सा रहता है सर बताओ, सेकेंडरी oocyte रहता है। सेकेंडरी oocyte तुरंत बदलता है एक पोलर न्यूक्लियाई में और एक लार्ज ओवम सेल में बदल जाता है। और फिर ये ओवम क्या होते हैं, आपस में मिल करके एक जाइगोट युग्मनज का निर्माण कर लेती हैं। और वो जाइगोट और युग्मनज का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो होता है संकीर्ण पथ पर, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर ये क्रिया होती है। और पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, और मैंने वहां पर आपको टाइम पीरियड भी बताया था। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि मुझे ये जवाब दीजिए कि जो स्पर्म रहता है वो कितनी देर तक यूट्रस के अंदर मादा के गर्भाशय के अंदर जीवित रहता है, आप मुझे ये बताओ कितनी समय तक, बस इतना बताना है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जवाब देने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। मानव भ्रूणी विकास क्या होता है, मानव भ्रूणी विकास। हमने देखा क्या बना था, एम्ब्रियो बना था। एम्ब्रियो यानी कि सॉरी जाइगोट बना था, युग्मनज बना था। अब सर ये जाइगोट जाइगोट तो रहेगा नहीं, है ना। जाइगोट फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तो पुरानी चीजें भी हमारी कुछ रिकॉल हो जाएंगी, है ना। ये देखिए, ये ठीक है। फिर ये यहाँ पर क्या होता है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या होता है ये, बोलो यार, मुंह नहीं का तुम्हारे, तो मेरा चेहरा देख देख के खुश पड़े हो, हैं। अपना भी चेहरा देख लेना, तुम भी लोग इतने अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना, जितना मेरा मजाक बनाने के लिए तुम्हें कह दो, ठीक है। तो सर ये क्या है हमारी, मतलब फीमेल की, मेरी नहीं, फीमेल की क्या है बताओ। तो ये है सर ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। ये दो अंडाशय हुई। हमने क्या माना था, हम लोग मान लेते हैं कि सर जनवरी महीने में ये प्रेगनेंसी वाला खेल शुरू होता है, ठीक है।
ये यूट्रस, यूट्रस की मैंने आपको बताया था 3 दीवारें होती हैं। बताओ कोई बता सकता है तीनों दीवारें? अगर कोई बता दे तो सच में कहता हूँ उसको मैं 5 करोड़ का इनाम दे दूँ, है ना। 5 करोड़ रुपए, खुश हो गए, रहा नहीं जाता तुमसे। हाँ, 5 करोड़ पैसे की बात कर रहा हूँ यार। कैलकुलेट करो 5 करोड़ पैसे कितने का होगा। हेलो, देख लो इधर सब सब भाई सब बिजी रहते। 5 करोड़ पैसे कितने रुपया का होगा देखो, अगर हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर हमने 3 भाग आपको बताए थे, किसके? फैलोपियन ट्यूब के। जो एफटी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला इनफंडिबुलम, बताया था ना मैंने आपको, बताओ बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, इसको बोलेंगे इनफंडाबुलम। फिर इसको बोलेंगे सर एम्पुला। बताओ बताओ, याद करो, याद आ रहा है ना? इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे सर इस थॉमस। ठीक है सर, इन दोनों के बीच का भाग होता है जिसको बोलते हैं संकीर्ण पथ करके, है ना, कीपक संकीर्ण पथ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। भाई इंग्लिश से याद रखो, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस भाग को क्या बोले? बीच वाले भाग को देखो एम्पुलरी, ठीक है, इस्थमस जंक्शन। यहीं पर भैया सब खेल हुआ, ठीक है, इस जगह पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम ये नहीं देखेंगे अब कि क्या क्या बना, है ना। हम लोग सिंपल देखेंगे कि भैया एक किसका निर्माण हो गया। तो एक निर्माण हो गया जिसको हमने बोला ये है जाइगोट। जाइगोट क्या है? जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया। और युग्मनज का व्यास 0.01 mm का होता है। ठीक है, व्यास कितना होता है? 0.1 mm। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ युग्मनज कितना छोटा होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका व्यास कितना होता है, तो 0.1 mm होता है उसका डायामीटर। ठीक है, चलो, इस जगह पर युग्मनज का निर्माण कब हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि जब निषेचन हुआ। जब निषेचन हुआ तब क्या हुआ? एक युग्मनज जाइगोट का निर्माण हुआ। अब ये जाइगोट क्या होगा? जाइगोट एक ही जगह पर तो भाई रुकेगा नहीं कि यहीं पर रुक जाए, यहीं पर वो फिक्स हो जाए, वो फिक्स होगा नहीं। अब जब वो फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा, अभी कितनी कोशिकी अवस्था है इसके अंदर? कितनी कोशिका है? तो आपने बोला सर इसके अंदर 2 सेल स्टेज है। इस स्टेज को हम लोगों ने क्या बोला? इस स्टेज को हम लोगों ने बोला 2 सेल स्टेज। ठीक है, फिर ये एम्ब्रियो आगे बढ़ा, 1 2 3 4। फिर ये कौन सी स्टेज हो गई? जब ये आगे बढ़ा तो कौन सी स्टेज हो गई? तो आपने बोला भैया ये 4 सेल स्टेज हो गई। ठीक है, चलिए, 2 बना, 2 से विभाजित हो गया, 4 बन गया। ठीक है, अब जब चारों विभाजन करेंगी, अब अगर पूछोगे इस युग्मनज के अंदर, ठीक है, देखो भैया बिना विभाजन के तो कोई काम होगा नहीं, तो आपके अंदर एक प्रश्न आएगा कि भैया इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? ठीक है, अर्धसूत्री हो रहा है कि फिर सूत्री विभाजन हो रहा है? ठीक है, समसूत्री हो रहा है। तो सर इसके अंदर जो होने वाला विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। याद रखना, कौन सा विभाजन है? तो इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन जिसे बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। और इसमें एक बात बता दें, समसूत्री विभाजन में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं विदलन। ठीक है, क्लीवेज, विदलन। विदलन की अगर क्रिया होने लगी समसूत्री विभाजन में तो इसका मतलब यह होगा कि समसूत्री विभाजन बहुत तेजी गति से होगा। कितनी तेजी से? बहुत तेजी गति से होगा। तो सर इसके पहले क्या था कि इसके अंदर विदलन की क्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, अच्छे समझो कि अभी तो विदलन की क्रिया नहीं हुई, लेकिन जब ये जाइगोट बना, युग्मनज बना, तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ। 2 सेल थी, 4 बन गई, 4 थी 8 बन गई, 8 थी 16 बन गई। तुरंत जल्दी जल्दी विभाजन होने लगा। ठीक है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक फास्ट समसूत्री विभाजन होता है। फास्ट कब होता है? जब उसमें विदलन लग जाता है।
ठीक है। तो इसमें विदलन लग गया और फास्ट समसूत्री विभाजन होने लगा। ठीक है, क्लीवेज ध्यान रखना, विदलन की क्रिया होती है जिसकी वजह से ये इसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। कब? जब युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ता है। विदलन की क्रिया कब होती है? जब युग्मनज गर्भाशय, सर ये गर्भाशय ही ना, ये तो यूट्रस ही है ना, बताओ, यूट्रस गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तब ये क्रिया फास्ट हो जाती है। गर्भाशय की 3 दीवार होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है पेरीमेट्रियम, बताओ भूल गए हो ना यार, सच में तुमको मैं कितना भी बताऊं लेकिन तुम लोग मेरी तनिक भी इज्जत नहीं रखते हो। मेरा पूरा तुम लोग नाम डुबवा दो, नाम, है ना, तुम लोग हमेशा सारी चीजें भूल जाते हो। कोई क्वेश्चन पूछो तुम क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं सकते हो, कसम खा के बैठे हो। जितने लोग देख रहे हो ना वीडियो को, सच कह रहा हूं, कसम खा के बैठे हो तुम लोग, जवाब तो दोगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए अपन जवाब नहीं देगा, है ना, ऐसे सीने में ठोक के आए हो सभी लोग, है ना। देखो फिर से बता दे रहा हूं, गर्भाशय की जो बाहरी दीवार होती सर उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फिर अंदर वाली को बोलते हैं सर मायोमेट्रियम, फिर इसके अंदर जो ब्लू कलर से दिख रही सर इसी को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, और यही 3 लेयर किसकी होती हैं? यूटेरस की। गर्भाशय 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसी मायोमेट्रियम के अंदर जो भ्रूण होता है अभी जो आगे बन के आ रहा है वो जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है सर? फिर 4 सेल स्टेज होती है। 4 सेल स्टेज के बाद जब ये सेल आगे आता है तो ये कई कोशिका बनाता है। कई बोले तो 4 के बाद कितना होगा? 8 होगा, 2 4 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 कोशिकाएं, 32 के बाद 64 कोशिकाएं। ठीक है, तो ये बनेगा फिर 8 सेल स्टेज। ठीक है, ये कितनी स्टेज हुई गिनो? एक हुआ 2 सेल स्टेज, एक हुआ 4 सेल स्टेज, एक हुआ 8 सेल स्टेज। अगर पूछा जाए कि इनको क्या बोलते हैं, ये जो युग्मनज हुआ जब ये 8 सेल स्टेज तक पहुंचता है तो इसी के अंदर क्लीवेज होता है। ठीक है, इन्हीं के अंदर होता है क्लीवेज। तीनों के अंदर क्या हो रहा था? क्लीवेज हो रहा था। इन तीनों के अंदर कौन सी क्रिया हो रही थी? विदलन हो रहा था बहुत तेजी गति से। इनको क्या बोलते हैं? तो सर इनको बोलते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। सही जा रहा हूं ना मैं? हाँ, इन अवस्था को बोलेंगे हम लोग कोरक खंड। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरक खंड। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाओ अपनी बुक में, नोट्स में बनाओ, और आपके नोट्स में बना हुआ है उसमें देखो जा करके, कोरक खंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको मिटा दूं भाई, इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। और बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? ऐसे में अच्छा लग रहा हूं कि नहीं? बताओ बताओ यार, अच्छा लग रहा हूं ना? तो सभी लोग एक लाइक कर देना, एक लाइक। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, जल्दी से करो यार। मैं सब वीडियो कंपेयर करूंगा, देखूंगा उस 9 वीडियो में ज़्यादा लाइक है या फिर इस वाले वीडियो में ज़्यादा लाइक है, सबको देखूंगा मैं, है ना, सबको। अब बिल्कुल गजब तरीके से आ जाओ भैया, टॉपिक पे आओ यार, तुम लोग भटका देते हो। अगर तुम लोग मेरे सामने होते ना तो सच में तुम लोग मुझसे पढ़ने ना आते, बोलते अमन भैया तुम आ बस जाओ, 1 घंटे हम किसी भी तरह से मजे कर लें, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मजा ले लें, बस आनंद की अनुभूति ले लें, बस, है ना। ऐसे के लिए बुलाते कि भैया आओ आओ आनंद करते हैं, है ना, इसलिए बुला लेते तुम, बताओ है ना। ऑफलाइन क्लास में सामने होते तो और मस्ती आती, फिर थोड़ा सा पढ़ाते और मस्ती पता लगे हम पूरे समय मस्ती किए जा रहे हैं। उधर से डायरेक्टर फोन आ गया, कह रहे सर पढ़ाएंगे भी कुछ कि मस्ती करेंगे? ठीक है, चलो यहाँ पढ़ते हैं। फिर क्या होता है सर? 8 सेल स्टेज की जो सेल होती है ये आगे बढ़ती किसकी तरफ? गर्भाशय की तरफ। ठीक है, फिर वो स्टेज आगे बढ़ती है, फिर उसके अंदर और ढेर सारी जब सेल हो जाती हैं तो सर उस स्टेज का नाम क्या देते हैं? ठीक है, तो सर अब इस स्टेज को बोलते हैं कि ये स्टेज आ गई मोरूला स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला अवस्था। कोरक खंड जब 8 कोशिकी अवस्था के बाद आगे बढ़ता है तो उस अवस्था को उसको बोलते हैं मोरूला अवस्था। मोरूला को हिंदी में बोलते हैं तूतक। ठीक है,
तूतक अवस्था, ठीक है, तूतक अवस्था। और यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जो तूतक अवस्था होती है वो 16 कोशिकी अवस्था होती है, 16 सेल स्टेज, ठीक है। और ये स्टेज बनने में 8 से, ये वाली स्टेज बनने में 4 डे 4 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। और 4 दिन के बाद जब मोरूला स्टेज बनता है, ठीक है, 4 दिन में बनता है, और 3 से 4 दिन है ना, 1 से 4 दिन जब से निषेचन होता है उससे 4 दिन तक ये सब स्टेज होती है। कौन? मोरूला स्टेज तक पहुंचता है। मोरूला स्टेज के बाद यही सेल यानी कि यही कोशिका फिर आगे बढ़ेगी। भाई विभाजन तो लगातार हो ही रहा है ना, बताओ, विभाजन में कोई कमी थोड़ी ना, विभाजन लगातार हो रहा है। अब वो भी विभाजन नहीं हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है सर विदलन। कौन सी क्रिया हो रही है? विदलन की क्रिया हो रही है। विदलन की क्रिया तुम्हें पता ही है, बहुत ढेर सारी तेज चलती है, ठीक है। तो हमको मिला तूतक यानी कि मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज में 2 कोशिकाएं होती हैं, ये चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। जो मोरूला स्टेज होता है, मोरूला को यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, हमने इसको बोला कि सर ये मोरूला स्टेज है, ठीक है। क्या है? मोरूला स्टेज। सर मोरूला स्टेज के अंदर 2 सेल होती हैं। पहली सेल कौन सी होती है? तो पहली सेल होती है, एक सेकंड में देख लूं क्या यार, पहली सेल होती है सेल लेयर। इसके अंदर हाँ 2 सेल लेयर होते हैं, आउटर सेल लेयर, हाँ एक होती है आउटर सेल लेयर, आउटर सेल लेयर, और एक होती अंदर वाली कोशिका को बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। आउटर सेल लेयर, आउटर सेल लेयर को हिंदी में बोलेंगे बाहरी कोशिकीय स्तर। लिखना चाहो तो लिख लो, 2 स्टेज होती हैं, आउटर सेल लेयर बाहरी कोशिकीय स्तर और इनर सेल मास भीतरी कोशिकीय पिंड, है ना, भीतरी कोशिकीय पिंड, ठीक है। और बाहरी कोशिकीय स्तर, ठीक है। जो आउटर सेल लेयर होती हैं बाहर वाली, ठीक है, बाहर बोले तो आउटर में बना देता हूं, आउटर सेल लेयर हम समझ लेते हैं ये वाली, ये जो ब्लू से हम बना रहा हूं ना सर, इसको मान लेते हैं कि ये आउटर सेल लेयर है, ठीक है। और जो अंदर वाली सेल लेयर है ना, उसको हमने बोला ये इनर सेल लेयर है। जो आउटर सेल लेयर होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोमियर्स, ठीक है, पोस्कोरक, ठीक है, माइक्रोमियर्स, पोस्कोरक, ठीक है। जो आउटर सेल लेयर होती हैं, यही आउटर सेल लेयर आगे विभाजित होकर के ये क्या बना? ये बना मोरूला। मोरूला के आगे ये बनता है, इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। सर ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में बोलते हैं कोरक पुटी का निर्माण हो जाता है, ठीक है, कोरक पुटी। और यही ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यही कोशिकाएं बनती हैं। पहले देखो मोरूला था, बाहर वाली स्टेज हुई, बाहर वाली स्टेज को बोला हमने आउटर सेल लेयर, उसको बोला मिक्रोमियर्स। क्या बोला? मिक्रो या फिर माइक्रोमियर्स। और बाहर वाले को बोला मैक्रोमियर, MACRO, ठीक है, मैक्रोमियर्स। सर मैक्रोमियर्स को हिंदी में बोलते हैं अंतर कोशिका समूह, ठीक है। जो मिक्रोमियर्स होता है बाहर वाला कोशिका समूह, ये, ठीक है, पोस्कोरक जिसको बोलते हैं, पोस्कोरक ही आगे चल के ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोस्कोरक का निर्माण करता है। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, किसका निर्माण करता है? ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण आगे चल के यही करता है, पोस्कोरक का निर्माण यही आगे चल के करता है, जिसको बोलते हैं पोस्कोरक, ठीक है। क्योंकि अब ये आगे बढ़ेगा, ब्लास्टोसिस्ट समझो बिल्कुल सिंपल है यार, मोरूला स्टेज है, मोरूला स्टेज के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है। और यही ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर इम्प्लांट होगा, ठीक है, समझना। यही ब्लास्टोसिस्ट देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक। अब यही ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर, ये ब्लास्टोसिस्ट आगे बढ़ के ऐसे करके इसके अंदर घुसेगा। कैसे घुसेगा? देखो ऐसे,
घुस गया। समझना ऐसे है ही, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पहले से ही ऐसे फैला हुआ है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुस गया। तो यही ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर इंप्लांट होगा, तो हम इसको बोलेंगे इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अब बताना पड़ेगा तुम्हें, और अगर आज नहीं बता पाए तो हो जाएगी मार, और आज हम तुमको बहुत मारेंगे, ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बताओ क्या बनेगा ब्लास्टोसिस्ट के बाद, क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट के बाद उसे इम्प्लांट होना है, और वो इम्प्लांट हो गया, सहगर्भता हो गई भाई, प्रेगनेंसी तो हो ही गई, चल रही है। 10 दिन की ये क्रिया थी, 6 से 10 दिन के अंदर ये क्या होता है, 6 to 10 डेज के अंदर ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं ये भाई, है ना। सोचो, अगर जेन्युइन तरीका है, सही तरीके से प्रेगनेंसी हो रही तो ठीक है, अगर गलत तरीके से हो रही 10 दिन के अंदर हो जाएगी, समझ सकते हो। एक मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, एक ब्लॉगर है, और उन्होंने बताया ही, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि हमारा एक बच्चा हो गया था, ठीक है, लेकिन आईयूडीज वगैरह सेट करवाए थे। आईयूडी अभी नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी चांसेस रहते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी होने के, तो सेट करवाए थे, हो गई गलती उनके, एक बच्चा और पैदा हो गया। तो बाद में फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भाई चलो ठीक है, अब रख ही लेते हैं, क्या करेंगे। तो उनके पास एक बच्चे की जगह 2 हो गए हैं, ठीक है, जबकि उनका सपना था कि एक बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा स्कूल स्कूल जाने लगे तब दूसरा करेंगे, लेकिन हो गई गलती, ठीक है। और मुझे लगता है क्लास 12 बायोलॉजी वो पढ़े नहीं थे, वो भी मुझसे नहीं पढ़े थे, मुझसे पढ़े होते सब पता होता, है ना। है ना। चलो देखो, कम बैक टू टॉपिक। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ सर, क्या देख लिए, माइक्रोमियर्स मैक्रोमियर्स, यार देखो ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं जो खेल खेल में मस्ती मजाक में समझा देता हूँ ना, हल्के में ना ले लेना कि मेरी मस्ती मजाक में तुम बिल्कुल चल देना कि भैया जिस तरफ मस्ती करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल लय से मैं भी उसी तरफ चला जाऊं, और अगर तुम उस तरफ चले गए तो 100% याद रखना तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मैं तो बर्बाद होने से बच गया, लेकिन तुम हो जाओगे, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो देखो, इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो, कि गर्भाशय अंतः स्तर में, इसको बोलते हैं अंतः स्तर एंडोमेट्रियम, गर्भाशयी अंतः स्तर में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। गर्भाशयी का जो अंतः स्तर है, अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, देखना क्या होगा, जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है कौन सी, माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स इससे जा करके ऐसे ऐसे जुड़ेगी, और ऐसे जुड़ने के बाद देखो ये स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे होगा, ठीक है, ये जुड़ गई, ताकि क्या करेगी, यही आगे चल के, यही देखो ट्रोफोब्लास्ट बना रही है, और आगे चल के यही ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेल डिवीजन हो रहा है, 1 कोशिकी 2 कोशिकी, जितनी भी कोशिका की अवस्था है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे करके ये जुड़ गया। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया भैया कि किसका निर्माण हो गया, हम ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक पहुंच चुके हैं। इसमें आप लोग जो भी लिखना चाहें लिख लेना कि निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद इसका विदलन प्रारंभ हो जाता है। अगर निषेचन हो गया, यहां पर निषेचन हो गया, तो इसकी जो क्लीवेज की शुरुआत है वो कितनी देर में हो जाएगी, तो भैया 1 आवर्स, ओनली 1 घंटा तुम यहाँ वहाँ कुरकुरे खाओगे, ठीक है, और कुछ करने जाओगे, 1 घंटे बाद तुरंत ये विदलन की क्रिया यानी कि तेजी, बहुत तेजी से समसूत्री विभाजन होने लगता है, बहुत तेजी से, ठीक है, होने लगता है। और चौथे दिन की समाप्ति के बाद, चौथे दिन की समाप्ति तक 4 बार के माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप छोटे छोटे कोरक खंडों, ठीक है, का निर्माण हो जाता है, जो गोला सा ठोस भ्रूण बन जाता है, जिसे तूतक या मोरुला कहते हैं। मोरुला स्टेज क्या थी, हमने बोला कि जो मोरुला स्टेज है वो 16 सेल स्टेज को हम लोग बोल देते हैं मोरुला सेल स्टेज, और ये स्टेज कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो मैंने क्या बताया, 4 डेज में ये कंप्लीट हो जाती है। ये स्टेज कितने दिन में, 4 डेज, 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट होती है। सजा लो बिल्कुल इसको, नहीं मिलेगा कोई सजाने को, ठीक है ना, कोई और नहीं आएगा तुम्हारी बुक तुम्हारी नोट्स सजाने को, सर तुम्हें ही सजाना पड़ेगा, तुम्हें ही। चलो ठीक है, देख लिए। मोरूला माप में लगभग जाइगोट के बराबर ही होता है। ओ भाई क्या बात कर दिया,
मोरूला जो होता है बढ़ता तो है लेकिन वो जाइगोट के बराबर रहता है। अब वो जाइगोट के बराबर आता है तब यहाँ पे जाकर के इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांट जब होता है तब उसके अंदर गर्भाशय में पहुंचता है तो इसके अंदर दो कोशिकीय स्तर होते हैं। ठोस मोरूला के अंदर पहला बाहरी कोशिकीय स्तर और वो एक होता है भीतरी कोशिकीय स्तर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोरक पुटी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो इसमें लिख लो कि गर्भाशय, समझा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ दूं इसमें से कि गर्भाशय में पहुंचते ही गर्भाशयी गुहा, इसको हम लोग क्या बोलें? ये चीज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा क्या होती है सर? वो होती है एंडोमेट्रियम। सर एंडोमेट्रियम को बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। ठीक है, तो गर्भाशयी गुहा ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल, भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल, लिख लो लिख लो लिख लो, दुनिया का इंपॉर्टेंट चीज आ गया ये। ठीक है, और ये सब आप लोगों के साथ होगा जो जो शादी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके साथ नहीं होगा तो आपके बीवी के साथ होगा। ठीक है, तब याद रखना इन सभी चीजों को। देखो ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल इससे निकलता है, किससे? गर्भाशयी गुहा से, और इसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। क्या बोलते हैं? यूटेराइन मिल्क, काऊ मिल्क नहीं, बफेलो मिल्क नहीं, यूटेराइन मिल्क। ये यूटेराइन मिल्क क्यों निकालता है भाई? क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट आता है बबुआ वो भूखा रहता है ना। भूखा का मतलब उसको कुछ पोषक चाहिए, अगर पोषक नहीं मिलेगा तो कहां से चलेगा? अगर बाइक में तेल नहीं डालोगे तो कहां से चलेगी? जिस प्रकार बाइक को तेल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार एक बुक को एक अच्छे पढ़ने वाले की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक गर्भाशयी गुहा को गर्भाशयी तरल यानी कि यूटेराइन मिल्क की भी जरूरत होती है। ठीक है, गर्भाशयी दुग्ध की भी जरूरत होती है। और सर एक चीज आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि इसके बाहर की जो कोरोना रेडिएटा है वो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाहर जोना पेलोसूडा की लेयर है। किसकी लेयर है? समझना बहुत माइन्यूट सी बात है, अगर समझ नहीं पाओगे तो दुनिया में तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। यदि आज तुमने बायोलॉजी यहाँ से नहीं समझा तो याद रखना तुम कभी जीवन में नहीं समझ पाओगे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है जोना पेलोसूडा की लेयर से? अब ये भाई अंदर कैसे जाएगा? इसके पास कोई नली थोड़ी ना लगी है कि कोई नली वगैरह लगी उसी नली से घुस जाएगा अंदर, तो नहीं सर, लगी रहती हैं। इसके बाहर जो जोना प्लोसूडा की लेयर है, उसी जोना प्लोसूडा की लेयर से भाई देखो ये गर्भाशयी गुहा ऐसे चिपकेगा, ऐसे देखो जब ये अंदर चिपकेगा तो जोना प्लोसूडा की लेयर भी इससे चिपकेगी, और यही तरल निर्माण कर रही थी, है ना, यूटेराइन मिल्क, गर्भाशयी दुग्ध निर्माण कर रही थी। जोना प्लोसूडा चिपका, गर्भाशयी दुग्ध इसमें आया, ये सीधे कहाँ पहुंच गया सर? ये भाग है आपका जाइगोट, है ना, युग्मनज है। ये कौन सी स्टेज है? ये ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर के क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पारभासी आवरण जोना प्लोसूडा से रिस करके भ्रूण के भीतर जाने लगता है। अब इस अवस्था को, इस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं भ्रूण, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। भाई साहब मेरा गला खराब हो गया, सर पे भ्रूण दिखने लगा, ऐसे ऐसे चक्कर आने लगा, है ना, समझ रहे हो? ऐसे होता है भाई। भ्रूण होगा, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण में मोरूला के बाहरी कोशिकीय स्तर और भीतरी कोशिकीय पिंड के बीच एक पोषक तरल की बड़ी गुहा बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। भ्रूण के भीतर क्या होता है? देखो, एक तो बाहरी कोशिक स्तर और एक ये अंदर की जगह एक खाली हो जाती है। ठीक है, ये देखो, ये वाला ऊपर वाला क्या हुआ? तो ऊपर वाला हुआ आउटर सेल लेयर, ये वाला ऊपर वाले को बोला आउटर सेल लेयर, अंदर वाले क्या बोला? अंदर वाला क्या है? इनर सेल लेयर, इनर सेल लेयर। जो बीच के स्तर, भ्रूण के अंदर एक बीच के अंदर एक खाली द्रव भर जाता है, ठीक है सर, उस द्रव्य को बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इंग्लिश हिंदी में भी इसे ब्लास्टोसील ही बोलेंगे।
ब्लास्टोसील। तो इसके बीच का जो स्तर होता है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, इस गुहा के विस्तार से भीतरी कोशिकी पिंड भ्रूण के एक ध्रुव की ओर गति करता है। भाई ध्रुव की ओर। भ्रूण की इस अवस्था को कोरकपुटी अथवा ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। भैया भ्रूण जब गर्भाशयी गुहा की ओर गति करता है तो उसे बोलते हैं भैया ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ भैया, कहाँ मिल गया। ब्लास्टोसिस्ट की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं और इन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इन्हीं को सर, ये जो चपटी हो जाती हैं कोशिकाएं, सर इन्हीं को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। PHO, ट्रोफोब्लास्ट, BLAST, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और सर एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, ट्रोफोब्लास्ट, सर ट्रोफोब्लास्ट से ही अपरा यानी कि आवल यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से ही किसका निर्माण होता है सर? तो ट्रोफोब्लास्ट से ही अपरा आवल प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, भीतरी वाले को, क्योंकि इनमें भ्रूण भावी रूप से भाग लेता है। फिर भैया ये आगे जा करके ये जो ब्लास्टोसील बनता है यही आगे जा करके क्या बन जाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट बन जाता है भाई। बस ये चीज यहां पे खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण क्या होता है? देखो कि ब्लास्टोसिस्ट कुछ समय तक गर्भाशयी गुहा के तरल में स्वतंत्र रहती है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये कई समय तक तो बाहर ही रहता है, जो तरल स्रावित कर रहे हैं उसी तरल में डूबा रहता है, लेकिन इसकी दीवार पे चिपकता नहीं है। ठीक है, तरल में स्वतंत्र रहता है। इस बीच गर्भाशयी तरल रिस रिस कर इसमें घुसता रहता है। अब भैया अगर बादाम को पानी में डाल दोगे तो पानी तो बादाम के अंदर घुसेगा ही ना, बादाम फूल तो जाएगी ही ना, कठोर थोड़ी ना रह जाएगी। बताओ कि ठोस रह जाएगी? अब तो वो फूलेगी ही फूलेगी। इसके बाद इसे ब्लास्टोसील गुहा के विस्तार के कारण ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो जाती है। इसके अंदर ब्लास्टोसील गुहा बनती है। क्यों? क्योंकि जो गर्भाशयी गुहा का तरल पदार्थ है वो रिस रिस के इसके अंदर जा रहा था, तो क्या बन गई? हिंदी में देखो, बन गया ब्लास्टोसील गुहा बन गई ना, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है, गुहा का विस्तार हो जाता है और अब ये ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर ढकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या में बढ़ने लगती हैं। जो सर ट्रोफोब्लास्ट सेल इसके बाहर उपस्थित हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट ये संख्या में बढ़ने लगती हैं, और जब ये संख्या में बढ़ने लगती हैं तो निषेचन के लगभग एक सप्ताह बाद, समझना, निषेचन के लगभग एक सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने भ्रूण बीज वाले भाग की ओर से गर्भाशय के ऊपरी भाग की ओर दीवार से कहीं पर चिपक जाता है। ठीक है, दीवार से क्या होता है? चिपक जाता है। कब चिपकता है याद रखना? निषेचन के लगभग एक हफ्ते बाद, 7 दिन बाद ही ये यहाँ पे चिपकेगा, इम्प्लांट होगा, और इसी क्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को बोलते हैं रोपण। जब भैया ये इसकी एक और भी साइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाती हैं और एक साइनोट्रोफोब्लास्ट बन जाती हैं। ठीक है, जब गर्भाशय की दीवार की ओर जब ये गति करता है तो ये बहुकेंद्रकीय होता है, इसके मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो जाती हैं। एक साइनोट्रोफोब्लास्ट बनता है और एक क्या बनता है सर? तो एक बनता है साइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, तब जाकर के इसके अंदर इम्प्लांट होती हैं। भैया अब जो चीज़ें होंगी उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास मुझे लगता है यहीं तक, क्योंकि आपके बुक में कितना दिया था? आपके बुक में थोड़ा सा दिया था, देख लो, मैं इतना ही पढ़ाने आया था भाई, ये देखो इतना, और ज़्यादा पढ़ाने नहीं आया था। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे लगता है मैं कितना कितना आप लोगों को पढ़ा दूं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेसेंटा से आगे बढ़ेंगे, है ना। प्लेसेंटा को थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? ट्रोफोब्लास्ट से होता है। प्लेसेंटा क्या करती है? तो भैया इस जो भ्रूण के अंदर, ये जो इसके अंदर चचवा लेटा रहेगा, छोटा सा चचवा, ये देखो, ठीक है, ज्ञानी चाचा, तो इसके अंदर जो ज्ञानी चचवा लेटा रहेगा ना, उसको खाना वाना मिलना चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उसको ब्लड मिलना चाहिए, और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे अंदर सूसू करता है, उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। पता लगे वहीं कर लिया है, ऐसे थोड़ी ना करेगा। तो उसको अंदर बाहर करने के लिए
उसके अंदर ऑक्सीजन भेजने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए क्या करना होता है, एक ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, वो ट्यूब को क्या बोलते हैं सर, उसी ट्यूब को बोलते हैं प्लेसेंटा, उसी ट्यूब को बोलते हैं आवल। ठीक है, यानी कि आवल क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आती है, उसको पोषण पदार्थ को दे देती है कि भैया ले ले बबुआ तू खाना खा, चुपचाप सोता रहे यहीं पे। ठीक है, सुत्तल अवस्था में अंदर बिल्कुल पड़ा रहता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो खाना ना खा लेता है, बोलता है भैया खाना बच गया है थोड़ा सा, खराब वाला खाना। तो बोलेगे अच्छा, बोले चल ठीक है, वो नली में डाल दे। तो नली यानी कि आपरा, ठीक है, प्लेसेंटा से होकर के फिर बाहर निकल जाती है, माँ के पेट से फिर निकल जाता है वो माँ के ब्लड में आ जाता है, फिर माँ वो चली जाती है। सोचो कितना खतरनाक प्रोसेस है, सोचो कितना खतरनाक प्रोसेस। सोचो इसको पढ़ करके, इसको समझ करके सोचो, लगता होगा ना कि एक मनुष्य, सोचो हम लोगों का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा, सोचो एक बार, समझ रहे हो। और सोचो जब एक बच्चा पैदा होता है तब उस माँ को, उस मानव माँ को कितना दर्द होता है, एक असहनीय दर्द होता है। ठीक है, जो शायद एक सामान्य पुरुष को दे दिया जाए ना, सामान्य नर को दे दिया जाए ना, तो मर जाए। इसीलिए कहते हैं दिल से, ठीक है, लड़कियों की इज्जत करो, समझ रहे हो, स्त्रियों की इज्जत करो, नारी की इज्जत करो, नारी शक्ति को बढ़ावा दो, उनको प्रॉपर सम्मान दो। ठीक है, क्योंकि जितना वो सह रही है ना, उतना तुम नहीं सह सकते हो, कभी जीवन में नहीं सह सकते, लिख के ले लो भाई। ठीक है, इसीलिए गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दो, उनको एजुकेट करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको आगे निकालो। ठीक है, उनको घर में मत बैठाओ, उनको झांसी की रानी बनाओ। ठीक है, उनको लोगों से लड़ना सिखाओ, ऐसे उनको, उनके ऊपर अत्याचार जुल्म करना मत सिखाओ, उनके साथ ये मतलब खुराफात की चीजें मत करो उनके साथ। ठीक है, जो समाज हमारा है ना, इस समाज को बदलना होगा, और इस समाज को बदलने के लिए मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन आप लोग मेरा साथ हमेशा देंगे। और तभी ना हम एक ये जो रेवोल्यूशन खड़ा हो रहा है, उस रेवोल्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज से सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग आज से नारी की इज्जत करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक नारी पढ़ सकती है सब पर भारी, यदि वो एजुकेट हो गई, यदि वो शिक्षित हो गई तो। ठीक है, और वो शिक्षा हम देंगे, वो शिक्षा हम देंगे, और घर घर तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक, सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास यहीं तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।